हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव कोडर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इस कोर्स में हम लोग कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर, ENTC, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स IF, इन सारे ब्रांच में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, उसका सिलेबस देखने वाले हैं। ये हमारा आज सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ाया था। आज हम ये सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो वो पहले जाके ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फिर ये नेक्स्ट पार्ट देखना। आज हम इसमें बिग ओ नोटेशन, एल्गोरिदम क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। पिछले इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन से टाइप्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आज हम बिग नोटेशन ओ डेटा के टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस एंड ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम, हमने डेफिनेशन कल के लेक्चर में भी देखी थी। एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसमें सम कैटेगरीज होते हैं एल्गोरिदम्स के, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सम इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम। फर्स्ट, सर्च कैटेगरी, एल्गोरिदम टू सर्च एन एटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको कुछ स्ट्रिंग या स्टैक दिया जाए तो उसमें एक नंबर या जो भी कुछ हमें चाहिए उसको सर्च करना रहता है, तो उसे सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट, एल्गोरिदम टू सॉर्ट एटम इन अ सर्टेन ऑर्डर। मतलब असेंडिंग में लगाना हो या डिसेंडिंग में लगाना हो हमें दिया हुआ डेटा, तो उसके लिए हम सॉर्ट ऑर्डर यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स के टेक्निक्स होते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। एक एक मैं आपको आगे आगे पढ़ाते जाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट। अगर आपको कुछ डेटा का सेट है आपके पास पहले से, उसमें कुछ नया एंटर करना हो तो इंसर्ट का यूज होता है। एल्गोरिदम टू इंसर्ट एटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अपडेट, एल्गोरिदम टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग एटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। जब हमें पुराना वाला डेटा स्ट्रक्चर का सेट अपडेट करना रहता है तो ये एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट डिलीट, एल्गोरिदम टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग एटम फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो कुछ हमारे पास डेटा है उसमें से कुछ पार्ट हमें डिलीट करना होगा तो हम ये डिलीट का एल्गोरिदम यूज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दिया है। अगर आप लोगों को कौन से भी प्रोग्राम का, कौन से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कोड लिखना हो तो सबसे पहले उसका हमें एल्गोरिदम लिखना रहता है। तो यहाँ पे मैंने कोड लिया है, राइट एन एल्गोरिदम फॉर एडिंग 10 नंबर्स। मतलब आपको 0 to 10 नंबर्स ऐड करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, और हम जो भी कुछ एल्गोरिदम लिखते हैं उसके हर एक लाइन को स्टेप में काउंट करते। तो जो भी आप पहली स्टेप लिखोगे उसे स्टेप 1, उसके बाद आने वाली कंडीशन स्टेप 2, ऐसे एक एक करके कंप्लीट करते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे डाला है स्टेप 1, असाइन टू 10 to n। मतलब आपको n के लिए 10 को असाइन करना है, मतलब n में आप 10 स्टोर करोगे। सेकेंड स्टेप, असाइन 0 to सम। मतलब आप सम में स्टार्टिंग में 0 एंटर करोगे। आप लोगों ने सम में अगर 0 एंटर नहीं किया तो हमारी सिस्टम कौन सी भी गार्बेज वैल्यू उसमें ले लेगी, फिर आपका आउटपुट क्लियर कट नहीं आएगा। सम गार्बेज वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, मतलब खुद से वो कुछ वैल्यू ऐड कर देता है, उसे गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम सम के लिए 0 डालेंगे। स्टेप 3, असाइन 1 to i। मतलब i में आपको 1 एंटर करना है। स्टेप 4, इफ i इज ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप 9। मतलब अगर आपके i की वैल्यू n से ग्रेटर हो गई, मतलब n में हमने 10 डाला है, अगर i की वैल्यू 11 हो गई तो आपको स्टेप नंबर 9 पे जाना है। मतलब डायरेक्ट सम को प्रिंट करना है। अगर नहीं तो आपको एक एक i की वैल्यू लेते जाना है और एडिशन करते जाना है। फिर स्टेप 5 है रीड x। मतलब आपकी x में जो कुछ वैल्यू आएगी उसे रीड करना है।
एक्स में आप क्या क्या डालोगे, जो जो एडिशन होती जाएगी वो आप एक्स में एंटर करोगे। स्टेप 6, असाइन सम प्लस एक्स टू सम। स्टेप 6 में क्या करोगे, सम में आप क्या करने वाले हो, एक्स में जो जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करते जाओगे। स्टेप 9, असाइन आई प्लस 1 टू आई। मतलब अगर आई में आपने सबसे पहले 1 डाला था तो अभी आई में आप क्या करोगे, 1 प्लस आई डालोगे, मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। स्टेप 8 में क्या है, गो टू स्टेप 4। एक बार ये लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से 4 नंबर के लूप से स्टार्ट होगा, वो चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी है, फिर आप एक्स को रीड करोगे, सम में ऐड करोगे, मतलब ये रोटेशन चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन नहीं आ जाती। एंड स्टेप नंबर 9 है प्रिंट सम। जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन आ जाएगी तो आप सम प्रिंट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप 10, स्टॉप। आप जब भी एल्गोरिदम लिखोगे तो आपको लास्ट में उसे स्टॉप करना रहता है। एल्गोरिदम फॉल्स अंडर 3 टाइप्स। एल्गोरिदम के कुछ टाइप्स होते हैं जो हमने पहले देखे, वो अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम रहते हैं और ये 3 कंडीशन इसके अंदर आती है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब आपका प्रोग्राम कम से कम टाइम में अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसे बेस्ट केस एल्गोरिदम कहते हैं। एवरेज केस, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब आपका कोड अगर सम एवरेज कंडीशंस पे रन हो गया, मतलब अगर सपोज बेस्ट केस में 1 मिनट में रन हो रहा है तो एवरेज केस में 4 to 5 मिनट्स में रन हो जाएगा। और वर्स्ट केस, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर बेस्ट केस 1 है तो आप वर्स्ट केस के लिए 8-9 मिनट्स पकड़ सकते हैं। ऐसे 3 टाइप के एल्गोरिदम्स कंडीशंस होते हैं, ये एक्चुअली कंडीशंस है एल्गोरिदम्स के, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। जो हमारा बिग नोटेशन वो आपको मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ वो इस पे डिपेंडेंट रहता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है, आपको एक कोड एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, कितनी जगह उस कोड को आप पीसी में से दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्पेस रिक्वायरमेंट, अभी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, space requirement means the space required to store input data either static or dynamic, मतलब आपको डेटा स्टोर करने के लिए जो भी जगह लगती है उसको आप लोग स्पेस रिक्वायरमेंट में काउंट करते हैं, जो भी आप इनपुट देते हैं उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग टाइम, एन एल्गोरिदम माइट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन will normally depends on the size of the input, मतलब आपका जो कोड है उसे कंप्यूट होने में, मतलब आपको इनपुट देने के बाद आउटपुट देने में जो बीच का समय आता है उसे कंप्यूटिंग टाइम कहते हैं। मतलब आपने एडिशन डाली कैलकुलेटर पे 5 + 10, आपने जब भी इनपुट एंटर किया उसके बाद आपको तुरंत स्क्रीन पे दिखता है, मतलब कुछ मिली सेकेंड उसका कंप्यूटिंग टाइम रहता है कैलकुलेटर का। वैसे बड़े बड़े कोड्स का कंप्यूटिंग टाइम कितना रहता है वो हम उसकी इनपुट साइज क्या है उसमें से पता कर सकते हैं। What is the complexity of an algorithm? The time complexity of an algorithm is the amount of computer time it's need to run to complete. मतलब क्या है, जो आपका एल्गोरिदम है वो कंप्लीट करने के लिए जो कुछ टाइम कंप्यूटर को लगता है उसे कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इट्स द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर टाइम की जो कुछ अमाउंट, मतलब जो कुछ टाइम हमें लगता है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कितनी स्पेस हमें लगती है कोड राइट करने को, उसके इनपुट को स्टोर करने को, एंड कंप्यूटिंग टाइम। आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके ये सारे डेफिनेशंस नोटबुक में लिख लेना ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मेजरिंग द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपको प्रोग्राम रन करने में जो कुछ टाइम लग रहा है, हमने पिछले स्लाइड में देखा, वो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है कि कैसे काउंट करते हैं, हमें कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम की काउंटिंग करने में, रन होने की। ये अभी यहाँ पे फैक्टर्स मैंने दिए हैं, उस पर डिपेंड रहता है। फर्स्ट है इनपुट टू द प्रोग्राम,
आपका प्रोग्राम का इनपुट कैसा है इस पे डिपेंड करता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड, साइज ऑफ द प्रोग्राम। अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो जल्दी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी, कम होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जल्दी रन हो जाएगा। अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। थर्ड है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सेट। आप कौन से लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, उसका इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या रहता है, जो भी हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, इंग्लिश कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, उसकी अलग से लैंग्वेज होती है जिसमें हमें कोड करना रहता है। फिर वो आउटपुट आपको इंग्लिश में देगा कन्वर्ट करके, लेकिन उसको समझने के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट अलग से रहता है। फोर्थ है द मशीन वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑन। मतलब आपकी मशीन कैसी है। अगर आपकी 32 बिट मशीन हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग आएगा, 64 बिट होगी तो उसका आएगा। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, यूबंटू यूज़ कर रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट है। जो आप कुछ यूज़ करेंगे उस पे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग आ सकती है। टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ईच मशीन इंस्ट्रक्शंस। फिफ्थ है कि आपकी मशीन इंस्ट्रक्शन, हर एक मशीन इंस्ट्रक्शन रन होने को जितना कुछ टाइम लगेगा उसके मुताबिक आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ज़्यादा होती है। सिक्स्थ है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपके प्रोग्राम की, पूरे एल्गोरिदम के प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी फाइनल आउटपुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर सकती है। तो ये थे फैक्टर्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं बिग नोटेशन ओ। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एज अ बिग ओ। ये जीरो नहीं है, कैपिटल ओ है। O n raised to 2 is a pronounced as big O of n raised to 2। अगर आपको n raised to 2 O रीड करना हो तो उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बिग O of n raised to 2। The letter O is used because the growth of rate of function is also referred as the order of the function। तो आपको क्वेश्चन आया होगा कि O ही क्यों यूज किया, कौन सा भी दूसरा लेटर भी यूज कर सकते थे, लेकिन बिग O मतलब ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की ऑर्डर दिखाता है, इसलिए यहाँ पे हमने बिग O यूज किया है। A description of a function in a terms of big O notation usually only provides an upper bound of the growth rate of the function। मतलब आपका जो भी कुछ फंक्शन होगा उसका अपर बाउंड बिग नोटेशन, बिग O हमें दिखाता है। ये जो हमारा नोटेशन है बिग O, कैपिटल O, ये हमें क्या दिखाता है, इट डिस्क्राइब्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ओनली प्रोवाइड्स अपर बाउंड। जो भी हमारे कोड का या इक्वेशन का अपर बाउंड होगा वो ये हमें दिखाता है। बिग नोटेशन ओ, जो कुछ हमारा है बिग O, उसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी कहते हैं। उसके अंडर ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंडर ये आता है। तो कुछ कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर कांस्टेंट का नोटेशन लेना हो तो बिग O ऑफ 1 लेते हैं। लॉगरिथमिक लेना हो तो बिग O ऑफ log n लेते हैं। लीनियर इक्वेशन होगा, मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन, लॉगरिथमिक भी मैथमेटिकल इक्वेशन रहता है। लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन होगा तो बिग O ऑफ n। n log n का आपको ये लेना है एसिम्प्टोटिक, तो आप क्या लेंगे, बिग O ऑफ n log n। क्वाड्रेटिक होगा तो बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्यूबिक होगा तो बिग O ऑफ n क्यूब। पॉलिनोमियल होगा तो n रेज टू बिग O ऑफ 1 एंड एक्सपोनेंशियल होगा तो 2 रेज टू बिग O ऑफ n। ऐसे ये कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, ये हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, मतलब बिग O यूज़ होता है ऐसे कॉमन ये नोटेशन ही। ये सब मैथमेटिकल है जो हमें कोडिंग में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंटिंग में, सब में। कैलकुलेटिंग द बिग O, अभी बिग O कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट टेकिंग वर्स्ट केस इनटू कंसिडरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 टाइप होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। तो अब जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करोगे तो वर्स्ट केस पे डिपेंडेंट करते हैं।
काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू कंप्लीट द एल्गोरिदम। आपको जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एल्गोरिदम को कंप्लीट करने के लिए वो पहले आप काउंट कर लेना। द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म इज यूजुअली द डोमिनेटिंग रेट ऑफ ग्रोथ log n रेज़ टू 2 n क्यूब। मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर आएगी, आप जो काउंट करोगे ऑपरेशंस, उसमें जो हाईएस्ट होगा उसको देख के आपको ये डिसाइड करना है कि कितना टाइम लग सकता है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिग ओ को। भी ये सब बेसिक ऑपरेशन है जो हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा पर परफॉर्म करते हैं। मतलब हम लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, ये सब जो देखेंगे उस पे आप कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है। अभी हमारा बिग ओ का पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने बिग ओ की पढ़ाई इसलिए की ताकि आप जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी यूज करेंगे, उसका टाइम, स्पेस, ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि पीसी को कैसे समझता है, इसलिए वो पार्ट हमने पढ़ाई की है। अब ये बेसिक ऑपरेशन है जो डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं हम। द डेटा in the data structure are preceded by certain operations. The particular data structure choose largely depends on the frequency of the operations that needs to be performed on the data structure. Frequently maxly use ये operations होते हैं जो हम data structure पे perform करते हैं। First है traversing, second searching, third insertion, fourth deletion, fifth sorting and sixth merging। ये एक एक करके सारे ऑपरेशंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, सर्चिंग कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है। ये सब हम डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हमें डेटा स्ट्रक्चर में यही सब सीखना है कि ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से डेटा पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कौन सा यूज़ हम वर्स्ट केस में करते हैं, बेस्ट केस में। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सारे ऑपरेशंस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ डेटा के डेफिनेशन से मतलब अलग अलग डेटाज होते हैं। डेटा डेफिनेशन डिफाइंस अ पर्टिकुलर डेटा विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक। डेफिनेशन शुड डिफाइन अ सिंगल कंसेप्ट। अभी इसमें आप एक सिंगल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते एटॉमिक में। ट्रेसेबल। डेफिनेशन शुड बी एबल टू मैच टू सम डेटा एलिमेंट्स। अभी 2-3 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आपको अगर डिफाइन करने हैं एक साथ, तो आप ट्रेसेबल टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेट। डेफिनेशन शुड बी अनएम्बिगियस। अगर आप लोगों को एक्यूरेट डेटा उसको एक्सप्लेन करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। क्लियर एंड कॉन्साइज। डेफिनेशन शुड बी एन अंडरस्टैंडेबल। आपको डेफिनेशन क्लियर कट समझ में आने के लिए आप ये टाइप यूज करते हैं। इसे क्लियर एंड कंसाइज कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट डेटा के टाइप, जो इन 4 कैटेगरी में हमारा सारा डेटा स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर होता है। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, आपको ये टाइप्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा आज का सेकेंड लेक्चर हमारे कोर्स का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई हो तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछना। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।